We are talking yesterday about the कैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय किया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय हमने पहली बात की थी कि जो इंडियन कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने क्या किया, नेटिव स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जो नेटिव स्टेट्स थे वो ग्रेटेस्ट कस्टमर हुआ करते थे, तो जो ग्रेटेस्ट कस्टमर थे ईस्ट इंडिया कंपनी को चले गए। दूसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक फॉरेन कंपनी थी जिसका डायरेक्शन और कंट्रोल फॉरेन पावर के पास था। उसने ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया, adopted the measures under the pressure of British government, जिसके कारण यह जो हमारा भारत का इंटरेस्ट था, उस भारत के इंटरेस्ट समस्या आई और वह डिट्रीमेंटल हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इसलिए कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी और ट्रेडिंग कंपनी चाहती थी कि चीजें प्रोड्यूस हो चीपली और सेल हो महंगे पे, प्रोड्यूस चीपली एंड प्रॉफिटेबली इन अदर मार्केट्स। तो आपको क्या करना होगा, माल सस्ते मिले महंगी मिले, और हैवी ड्यूटीज इंपोज की गई ऑन इंडियन गुड्स। इससे क्या हुआ, इंग्लैंड में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स पहुंच रही थी वह थी, इससे प्रॉफिट मेंटेन हो रहा था। अब इस पर्पस के लिए कि आपको चीज सस्ते में मिले, आपके लिए क्या जरूरत था कि मोनोपोलाइज करो वीवर्स को और क्राफ्ट्समैन को, और उनको कंपेल करो कि वह एक दिए हुए शर्त पर, एक दिए हुए रेट पर चीजों को बेचे। तो कंपनी ने अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया, उन पर प्रेशर बिल्डअप किया, और उसके साथ उन्होंने यह करने की कोशिश की कि कैसे सस्ता माल प्राप्त हो। अब उस सस्ते माल के प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने अदर ट्रांजिट मेजर्स का इस्तेमाल किया, जिसने क्या किया, अनफेवरेबल कंडीशंस दे दी। किसको दे दी, इंडियन मर्चेंट्स को। अब वो इंटरनल ट्रेड भी इफिशिएंटली नहीं कर पा रहे, भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी, दोनों जगहों पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि वह ट्रेड को इफिशिएंट नहीं कर पाए थे। जो 1813 के बाद, ये कल का ही लेक्चर हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, 1813 के बाद जो इंडस्ट्रियल क्लास था इन इंग्लैंड बिकम पॉलिटिकली पावरफुल, एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 destroyed the monopoly trade of the East India Company and opened India for free trade to all merchants of England. These merchants, see the question from here, started 1830, destroyed the monopoly, East India Company. जब 1813 के चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या हो गया, इंडिया ओपन फॉर फ्री ट्रेड। अब जो मर्चेंट्स आ रहे थे इस समय, उनकी कैटेगरी डिफरेंट थी। प्रायर टू 1813 एंड पोस्ट 1813 द मर्चेंट्स वर डिफरेंट। तो 16 और 17 सेंचुरी के जो मर्चेंट्स थे, उनकी तुलना में जो न्यू क्लास आ रहा था वह इंडिया में क्यों आ रहा था, वह इंडिया में नहीं आ रहा था टू बाय manufacture goods. This you remember it. The character of the traders has been changed. तो जो एक नया क्लास आ रहा था, इस नए क्लास की इच्छा क्या थी, वह चाह रहा था, वह नया क्लास ये चाह रहा था, जो वह नया क्लास ये नहीं चाह रहा था, जो was not interested to buy manufactured goods, वो क्या चाहता था, market for the manufactured goods. Let's see again. अगर किसी का भी माइक बोला, मैं इसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा। कल 2 को मैंने ब्लॉक किया। लेट मी हैंड द क्लास। जो और ये अमित कुमार हिंदी ऑप्शनल नहीं, मगर ब्लॉक अमित कुमार फ्रॉम द चैट।
जो 16वीं और 17वीं शताब्दी का जो एक क्लास था, क्या था, जो ये मर्चेंट आ रहा था, मर्चेंट, यह जो नया 18, अब यहां से 1813 फ्री ट्रेड क्लास ऑफ मर्चेंट, 1813 के बाद जब फ्री ट्रेड ओपन हुआ, द न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट जो भारत में आ रहा था, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड टू बाय, he was interested, he was interested to secure market for manufactured goods. This is the question. Got it? This is question. This is the question which I want to generate here. This is the question I want to generate here. क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? A major shift in the policy. Why 1813 charter is being asked repeatedly by the examination system? The reason being a shift in the policy. जो पॉलिसी में शिफ्ट होता है, ये पॉलिसी में शिफ्ट क्या होता है कि जो 1813 के बाद जो नया एक क्लास इंग्लैंड से आता है इंडिया में, दिस न्यू क्लास इज इंटरेस्टेड market for manufacturing goods. He is not interested to buy Indian goods. He wants to sell the Indian goods. It's clear? It's clear? अब तो 1830 और 1814 onwards जो पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी के साथ था क्या? वह पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात के लिए बाध्य कर रही थी कि वह ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करें जो facilitate करे import into India of goods manufactured in Britain and export to Britain Indian raw materials. Post 1813, the East India Company was compelled to adopt a measure which will facilitate a new system in the whole economic sphere, that the import into the India goods manufactured in the Britain, and at that time there was a industrial revolution and industries needed the raw material. Therefore, for India to England, export need to be of the raw material. जो इस्टेब्लिशमेंट था ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया का, और जो न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट था जो यहाँ सेटअप किया गया, जो न्यू टाइप्स ऑफ वेल्दी इंडियंस थे, उनके डिफरेंट टेस्ट थे, और वो पैट्रनाइज नहीं कर रहे थे जो हमारा इनोग्रेट ओरिजिन पर था। जो ऑपरेसिव मेथड्स अडॉप्ट किया ऑफ कंपनी ने असिस्ट क्या रेगुलेशन एक्ट से, वो बड़े डिजास्टर्स इम्पैक्ट लेके आए। इसलिए जो नया रूलिंग क्लास था जिसने रिप्लेस किया नेटिव स्टेट्स को, उसने क्राफ्ट्समैन को रिड्यूस कर दिया स्लेवरी में, एंड ऐसे सारे ऑब्स्टिकल बनाए इन द वे ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री। इसका रिजल्ट क्या हुआ? Industry suffered both extent, efficiency, growing number, families, down, craftsmen abandoned their profession. उसका रिजल्ट क्या हुआ? both extent, efficiency में भी, और जो growing number of families क्या डाउन की, और जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ना शुरू किया। तो जो इंग्लैंड ने पॉलिटिकल पावर को एक्वायर किया, उस पॉलिटिकल पावर के एक्वायरमेंट से इंडिया का क्या हुआ? इंडिया का जो इंडस्ट्री था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ब्रिटिश फ्री ट्रेड, हैवी ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, then transit and custom duties, granting special privileges to the British India, building railways in India. अगर आप इसको एक एक करके देखें
तो ये सारे फैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबल थे compelling Indian artisans to divulge their trade secrets and holding of exhibitions. जो एटीट्यूड ऑफ न्यू वेल्दी क्लास था, जो इवॉल्व हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया, यह भी रिस्पॉन्सिबल था हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट के विनाश होने में। जो न्यू अर्बन क्लास था, जो लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में जन्म लेता है, इसने फॉलो किया यूरोपियन फैशंस को और पैरागॉन बने इन 1900 के। इससे क्या हो गया? प्रोडक्ट्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज सफर। इसलिए अगर आप thus the deprive of foreign markets, देखिए it is a conclusion part of this. It is a conclusion part of this. It is a big conclusion part to say. जो deprived of foreign markets, deprived of home markets, mobility and wealthy societies, इन सब ने हेल्प किया कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कि हमारे क्राफ्ट्समैन को खराब करने में, खत्म करने में। तो फॉरेन गवर्नमेंट के कृत्य थे जिसने रिप्लेस किया ओल्ड स्टेट्स को और डिस्करेज किया ऑफन बाय द न्यू वेल्दी क्लासेस, जिसने ओल्ड नोबिलिटी को रिप्लेस करके नया वेल्दी क्लास आता है। हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन किया और ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए। So you can see how they had been collapsed. The question can be placed on this article, on this point, on ABCD और जॉब कर सकते हैं। अब जो रेलवेज हुआ, जो डेवलप होना शुरू हुआ था उस समय, उसने ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को पेनिट्रेट किया। रिमोटेस्ट जो कॉर्नर थे लैंड के, और एस्टेब्लिशिंग द परमानेंट डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। तो जो रेलवेज था, रेलवेज क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कच्चे माल के प्रदेशों को नगरों से जोड़ना और गांवों के दूर दराज के इलाकों को मेन सेंटर से जोड़ना, ताकि बना हुआ माल कि जो माल बना हुआ है वह माल बना हुआ है, जो तैयार माल है। Who is speaking? बढ़िया के मम्मी करन के बा। हाँ बिस्कुट है गोल्ड के सर्वर है। ब्लॉक परवीन सरोज। जो रेलवेज ने कैसे हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट किया, तो डिस्ट्रक्शन जो अर्बन हैंडीक्राफ्ट्स का था, कोई पैरेलल ग्रोथ नहीं हुआ सब्स्टिट्यूट मॉडर्न इंडस्ट्रीज का। इससे क्या हुआ? इससे जो हमारी इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है, दोनों को नुकसान हुआ। इसने एक्सेसिव प्रेशर किस पे डाला? एग्रीकल्चर पे। रिलेशन between agriculture and industry। जब ये हमारा अर्बन हैंडीक्राफ्ट्स खत्म होने लगा और हमने कोई पैरेलल मॉडर्न इंडस्ट्री का विकास नहीं किया, तो एक असंतुलन की परिस्थिति बनने लग गई। जब असंतुलन की परिस्थिति बनने लग गई तो उससे नुकसान क्या हुआ कि हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था पर एक अतिरिक्त दबाव बनने लगा। वह हमारी आर्थिक अवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ। क्यों साबित हुआ? कि हमारी जमीन पर रहने वाली आबादी बढ़ने लग गई और इससे हमारे कृषि की दक्षता पर भी असर पड़ा। तो जो जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटेन की थी, while it accompanied the destruction of the old handicraft, did not aid the free developments of the modern industry. Industry should pose a threat to the British industries in the market. ऐसा कोई इंडस्ट्री विकसित नहीं हुआ जो इस बात को
जो इस बात को कर सके कि मॉडर्न की इंडस्ट्री का कब विकास हो सके। तो जो आपने हैंडीक्राफ्ट को फिनिश किया, उस हैंडीक्राफ्ट को समाप्त करने से हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। एनी प्रॉब्लम टू हियर? Then I will take the next point, the de-industrialization of India. इसको बोलते हैं निरौद्योगीकरण। Hope it is clear. Any problem? Yes or no? आप लोगों के पास अभी इस बात की कोई संजीदगी नहीं आई है कैसे क्लास किया जाए। 20-25 लोगों से ज्यादा लोग क्लास करने लायक हो नहीं आप लोग। हर आदमी हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बोलिए, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? क्लियर? सॉरी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वी शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इशू ऑफ द निरौद्योगीकरण, इससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। अब जो कॉलोनियल मास्टर्स थे ऑफ इंडिया के, इन्होंने डिलिबरेटली इंडिया को डिवाइड किया। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जो वेस्ट में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इससे भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। और इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का असर क्या हुआ? इंडिया को प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर रखा गया। संजय कुमार पांडे को नाम उनको ब्लॉक करो उनको। जो कॉलोनियल मास्टर्स थे इंडिया के, इन्होंने डिलिबरेटली डिप्राइव किया इंडिया को फ्रूट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इससे क्या हुआ? इंडियन प्रीडोमिनेंटली एग्रीगेटेड रहा। जब इंग्लैंड इंडिजिनस मॉडर्न इंडस्ट्री बना, जब वो कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस हुआ और फ्लोरिशिंग एट द सेम टाइम द यूरोपियन कंट्रीज, जब क्रस्ट इंडिजिनस हैंडक्राफ्ट जो इंडिया का है वो समाप्त हो गया। जो डिक्लाइन एंड डिके ऑफ नेटिव हैंडीक्राफ्ट हुआ was not accompanied by any rise of indigenous machine industry. The political pressures थे of the foreign government, together with the influx of the cheap products of the foreign machine industry, were principal cause. A principal cause क्या था? अगर हम देखें, पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट था, together with the influx of the cheap products of foreign machine industry, यह बहुत बड़ा कारण था डिक्लाइन और डिके का। यहाँ पे आप देखिए, जस्ट क्लिक ऑन हियर, जो पॉलिटिकल प्रेशर हुआ फॉरेन गवर्नमेंट का विद द इन्फ्लक्स ऑफ द चीप प्रोडक्ट फॉरेन मशीनरी, यह प्रिंसिपल कारण थे डिक्लाइन एंड डिके। हमारे उद्योग के समापन का सबसे महत्वपूर्ण कारण तलाशना है, तो हमको यह आंसर करना होगा। जो डिसरप्शन हुआ बैलेंस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसका कारण क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डिप्रेशन हुआ। यह न केवल हमको समाप्त कर गया हमारे राष्ट्रीय आय को, इसने हमारे वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम भी हमारी गई, नेशनल इनकम भी गई। वी लॉस्ट आवर नेशनल इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। National income and unemployment both were the serious problem with us. अगर हम इस पैराग्राफ से, इन दो पैराग्राफ से सवाल बनाना चाहें, तो जस्ट थिंक हाउ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे बड़ा कारण क्या था हमारे उद्योग के समापन का। ये वाला क्वेश्चन हुआ। दूसरा हुआ कि उसका नुकसान क्या हुआ भी। हमने नेशनल इनकम को भी यूज किया और हमने अपने एम्प्लॉयमेंट को भी यूज किया, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के कोई और एवेन्यू थे ही नहीं।
We are only dependent upon the agriculture for all subsistence. Result क्या हुआ? Increasing pressure of population of land and ruralization of the country. Dependence of the people of India on agriculture. Just read the points which I have highlighted. Just try to see. जिन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है उसको आप देखिए. Just see the points which we have highlighted. अब हम इस सवाल को फिर से स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं. How we are going to structure it? Question number one. Question number one. The question number one is starting from the point principal cause. Principal cause क्या था? हमारे यहाँ निरौद्योगीकरण का. The decay and decline of native handicrafts किसी तरह के और इंडिजिनियस मशीन इंडस्ट्री के साथ नहीं हुआ. तो जो प्रिंसिपल कॉज क्या था? पॉलिटिकल प्रेशर. Got it? Influx of cheap product. क्वेश्चन सॉल्व हो गया? It's solved. The first question which I try to make कि सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था हमारे उद्योगों के समापन का. तो उसमें दो कारण आपको मिल रहे हैं. पॉलिटिकल प्रेशर, चीप, इन्फ्लक्स ऑफ चीप प्रोडक्ट. अब इन दोनों में से ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है. इन दोनों में से एक चूज करना हो तो आप क्या चूज करोगे? Political pressure and influx of the cheap products. If you have to choose one answer between these two, what will you choose? अब इसको हम और करते हैं. Political pressure. Influx of cheap products. C, export of raw material. हमेशा जब किसी ऐसे सवाल का आंसर देना हो जहां पर दो व्यू पॉइंट आपस में मिल रहे हो तो आप क्या चूज करेंगे? जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन की तरफ जाए तब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए. The moment you are seeing that there is more than one answer available to answer, then you go back to the question. अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है तो निश्चित रूप से आपको आंसर मिल जाएगा. Got it? अब आते हैं दूसरे पार्ट पे. It is the first question. Come on the second question. Second question क्या है कि जो हमारा बैलेंस, अब सवाल क्या है? बैलेंस डिस्टर्ब हुआ बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसका क्या क्या परिणाम आया? फर्स्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन, देन आई विल कम दिस पार्ट. जो बैलेंस डिस्ट्रप्शन हुआ है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसका क्या क्या फर्क पड़ा है? इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क हमारा नेशनल इनकम का लॉस हुआ. नेशनल इनकम डिस्ट्रॉय. दूसरा Got it? हेमा, मैं आपको तुरंत मैं रिमूव कर दूंगा. You are old aspirant, so I'm not removing.
सर मेरा नेटवर्क नहीं काम कर रहा है तो आप बंद कर दो ना उसको, अगर काम नहीं कर रहा है। सर ठीक है, अभी इसमें मैं कैंसिल कर देती हूँ, मैं बाद में कर लूंगी फिर। हो ही नहीं रहा है सर। तो जो बैलेंस एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, उसका नुकसान क्या हुआ? देखिए, इस पैराग्राफ से बहुत से सवाल बन सकते हैं। तो हम एक सवाल क्या बनाते हैं, इस डिस्ट्रप्शन का नुकसान क्या हुआ? हमारा नेशनल इनकम का लॉस हुआ और हमको अनएम्प्लॉयमेंट मिला। सेकंड, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, ruralization of country, dependence of the people of agriculture। कोई भी एक चीज निकाल कर सकते हैं, कोई भी चीज निकाल सकते हैं। सवाल कैसे बन सकता है? It has been crafted. This paragraph has been crafted. This paragraph has been crafted with an intention कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। Got it? जो डिसरप्शन हुआ उस अब इस पैराग्राफ को आप ठीक पढ़िएगा, आपको 4-5 एंगल से सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। अब सबसे वर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ? जो इंक्रीजिंग लॉस ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? कंट्रीज इकोनॉमिक लाइफ। जो इंक्रीजिंग लॉस ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, अब देखिए क्या हो रहा था, हमारी इंडस्ट्री का तो लॉस हो रहा है और हमारा कोई न्यू इंडस्ट्री नहीं आ रही। जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ है, जो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इकोनॉमिक डोमिनेशन में आ रही है, और इंडिया केम टू लुक अपॉन एज ए रूरल, एज ए प्लांटेशन ग्रोइंग रॉ, जो रॉ प्रोड्यूस है, जो रॉ प्रोड्यूस है वह शिप करने। हम लोग का असर क्या आया कि हमारे साथ दो चीज हुई, जो हमारा रॉ प्रोड्यूस है टू बी शिप्ड बाय ब्रिटिश शिप्स एंड टू बी रीएक्सपोर्टेड टू द ब्रिटिश फॉर इंडिया एंड एल्सवेयर। क्या हो रहा है, हमारा रॉ प्रोडक्ट जा रहा है और वह रॉ प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बन के वापस आ रहा है। तो हमारा ही सामान हमारे यहां वापस आ रहा है, हमारा ही सामान हमारे यहां वापस आ रहा है। जो हमारा 19वीं शताब्दी में जो हमारा उद्योग फिनिश होता है, जो हमारा उद्योगीकरण होता है, इसमें एक्यूट पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इस पर आप टिक लगाओगे। अगर हैंडीक्राफ्ट्स के विनाश में 3-4-5 एक चीज है, अगर एक्यूट पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में एक टिक लगा, एक्यूट पॉवर्टी का कर रही है। ट्राई टू बिल्ड अप योर माइंड कि कैसे चीजें हो रही है, कैसे चीजें हो रही है, कैसे चीजें हो रही है। गॉट इट? तो जो एक्यूट पॉवर्टी है, उस एक्यूट पॉवर्टी का हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी के समापन तक जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था मॉडर्न लाइन्स का, उसने हमारे को बहुत परेशान किया। वह नेशनल हमारे पूरे सिस्टम को वह कंट्रोल कर गया। तो जो हमारा उसी समय क्या होता है, फॉरेन कैपिटल का ग्रोथ होता है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज आती है। अगर हम पुराने देखें तो प्लांटेशन जो इंडस्ट्री थी, इंडिगो थी, टी की, कॉफी की, ये फर्स्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस की। अब इनके साथ था क्या, ये एक्सक्लूसिवली यूरोपियन ओनरशिप में थी और ये मॉडर्न मैकेनिक्स पर ये निर्भर नहीं थी। यहां पर एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी।
उसके बाद जब रेलवेज आती है तो रेलवेज ने क्या किया, उसने एंट्री किया भारत में, और 1850 के दशक में जो रेलवे आती है, जो इंडिया में आती है, कॉटन टेक्सटाइल जूट कोट माइल, इसको स्टार्ट किया। जब इंडिया में रेलवेज आता है तो कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट एंड कोल माइनिंग इंडस्ट्री स्टार्ट होती है। जो बाद के दो थे वह एक्सक्लूसिवली रिजर्व थे फॉर यूरोपियंस। जूट और माइनिंग जो थे वह एक्सक्लूसिवली यूरोपियंस के लिए थे। इसलिए जो इस्टेब्लिशमेंट था मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, जो इंडिया में स्टार्ट हुआ है द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, लेकिन ग्रोथ स्लो थी अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल। जो ट्रेंड क्या था, यह डिपेंडेंट एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बना रहा था। तो जो रेलवेज का जो आगमन होता है, रेलवे कंप्राइज क्या करता है, सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ द ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया। लेकिन इसका जो बर्डन है किसको दिया गया, इंडियन टैक्स पेयर को। नाउ अंडरस्टैंड हाउ रेलवे बिल्ट किया, कैसे रेलवे को यहां बनाया गया। जो रेलवे को बनाया गया, संसार का ये एक रेलवे को बनाते समय जो ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट था किया गया, और उसका भार का इंडियन टैक्स पेयर्स पे था। ये आप याद करिएगा। एक पेक्यूलियर सिस्टम आया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एट पब्लिक रिस्क, उसको याद करिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक रिस्क, आई विल एक्सप्लेन इट। अब जो बल्क ऑफ रेलवे इक्विपमेंट्स थे वो कहां से आते थे, वो आते थे इंग्लैंड से, और 90% जो सुपीरियर रेलवे फोर्स थी वो इंग्लैंड लोगों के पास थी। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ जो इनकम जनरेटेड रेलवे से वो किसमें थी, प्लांटेशन, माइंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस टिपिंग, जूट मिल्स। जस्ट अगेन सी दिस पैराग्राफ। जो रेलवे कंप्राइज कर रहा था सिंगल बिगेस्ट आइटम जो ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, और इसमें क्या हुआ, जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको गारंटीड रिटर्न प्रॉमिस किया गया। तो ये प्राइवेट इंटरप्राइज था, रिस्क पब्लिक के ऊपर था। जो इंडिया की टैक्स पेयर थी वो पैसा देने को बाध्य की गई। तो इंडियन टैक्स पेयर वेर पेइंग द मनी टू द ब्रिटिशर्स। तो यह बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि रेलवे जो सबसे बड़ा वेंचर बना कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, इसमें इंडियंस को बाहर रखा गया, और इसका जो पैसा लगाया, द मनी विच हैज इन्वेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, इट वाज ऑन द पब्लिक रिस्क बिकॉज a guaranteed return has been promised। और जो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इनकम जो जनरेट थ्रू रेलवेज ने किस किस पार्ट में इनकम को जनरेट किया, प्लांटेशन से, माइंस में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, शिपिंग में, जूट में, इनसे पैसा। जब रेलवे आई तो इन जगहों पर ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी। 1914 में एस्टिमेट है, it is estimated by 1914 nearly 97% of the British capital investment in India were diverted towards completion of the government projects, plantations, mines, banking, insurance, financial houses। जो फॉरेन बैंक्स थे इंडिया में वो nearly 3/4 of the total bank deposits रखते थे। ज्यादा जो मल्टीनेशनल ऑपरेट हुए और जो संग्रह वो इंडिया में पेनिट्रेट किया ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इकोनॉमी। इफ यू सी then financial sector was completely controlled by the Britishers। जितने भी जो 1914 का फिगर जो 97% ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कहां गया है। अगर आप इस लिस्ट को पढ़ें, इफ यू रीड दिस लिस्ट, this list is nothing related with India's growth or people's concern। तो जो फॉरेन बैंक्स थे वो टोटल डिपॉजिट रख रहे थे, इसलिए जो प्रीडोमिनेंट कंट्रोल था ब्रिटिश फाइनेंशियल कैपिटल का, ये क्या कर रहा था, तो प्रीडोमिनेंट जो कंट्रोल था ऑफ ब्रिटिश फाइनेंशियल कैपिटल का, उसने रिटार्ड किया, कमजोर किया टेम्पो ऑफ फ्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ।
और जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया तो जो ब्रिटिश फाइनेंशियल कंट्रोल था वह भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में किसी भी तरह का योगदान नहीं दे रहा था। और जो रैपिड प्रोग्रेशन हुआ, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है, वह इसी बात से स्टार्ट हुआ है। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो प्रोग्राम बना है, वह रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करता था कि कंट्री के लिए एक प्री कंडीशन हो मटीरियल सोशल कल्चर एडवांसमेंट मिले पीपल को। और यह बड़ा क्रिटिकल साबित हुआ क्योंकि जो एटीट्यूड था ब्रिटिश फाइनेंशियल का, इकोनॉमिक पॉलिसी का, वह भारत के विपरीत था। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ वह इस बात से शुरू हुआ, इस बात को एक्सपोज करने से स्टार्ट हुआ कि जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग द इंडियन माइंडसेट, दे आर नॉट सपोर्टिंग द इंडियन इश्यूज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और अनएम्प्लॉयमेंट था, वह अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ने लगा। जो हमारा ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक है। तो हमारा इंडिया जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, अब क्या हुआ, वह जो एम्प्लॉयमेंट हमको मिल ही रहा था। जैसे ही आपने हमारा क्राफ्ट फिनिश किया, तो जो हमारा लैंड पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, क्या हो गई, अनइम्यूनिटी हो गई, कृषि लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो जो 200 साल का ब्रिटिश रूल था उसमें इंडस्ट्री और ट्रेड कहा फॉरेन हैंड्स में चली गई। इससे क्या हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ में लगा। और जो हमारा रिसोर्स था वो मोनोपोलाइज कर लिया गया बाय फॉरेन मास्टर्स द्वारा। अब चूंकि हमारे यहाँ कोई डिजिटाइजेशन हुआ नहीं, हम उसको कर नहीं सकते थे, एग्रीकल्चर क्या हो गया, अंडर रेगुलेटेड हो गया और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया। तो उस समय इंडिया का ट्रेड था। अब इंडिया को इस बात के लिए बाध्य किया गया, इंडिया वाज फोर्स्ड टू एडमिट जो ब्रिटिश का जो इंपोर्ट था आइदर फ्री और एट नॉमिनल रेट्स। इसके कारण से इंडिया का जो हालात थे, द कंडीशन ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी बैड। द रीजन बीइंग जो हमारा ब्रिटिश इंपोर्ट था ये तो फ्री था, या नॉमिनल रेट्स पे था। अब उसके विपरीत जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग आइटम था वो सब्जेक्ट टू हाई इंपोर्ट ड्यूटीज इन इंडिया। देखिए वेरी केयरफुली, जो विदेश से सामान भारत में आ रहा था उस पर या तो नॉमिनल ड्यूटी थी या कोई ड्यूटी नहीं थी। लेकिन जो हमारा सामान बाहर जा रहा था that was subjected to high import duties in England. India, which once upon a time एक principal producer था और exporter था fabrics का. If you remember our lecture when I have started the initial phase of the Indian industries, जो इंडिया एक producer और exporter हुआ करता था, वो क्या हो गया, वो foreign goods का, foreign manufactured items का एक लार्ज स्केल कंज्यूमर बन गया। वंस इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग द टेक्सटाइल, कभी इंडिया टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता था, बट नाउ इंडिया हैज बिकम द मेजर इंपोर्टर ऑफ द टेक्सटाइल। इसके साथ साथ जो सिल्क और वूलन फैब्रिक्स थे, जो मशीनरी थी, मेटल मैन्युफैक्चरर्स थे, जो वे सम ऑफ अदर कमोडिटीज ऑफ इंपोर्ट्स इन इंडिया। जो एक्सपोर्ट था, हमारा एक्सपोर्ट क्या था, हमारा एक्सपोर्ट क्या हुआ, रॉ कॉटन का हुआ, रॉ सिल्क का हुआ, फूड ग्रेन्स का हुआ, ओपियम का हुआ, इंडिगो का हुआ, जूट का हुआ। इससे हुआ क्या, इस हमारे एक्सपोर्ट से हुआ क्या, एग्रीकल्चरल सरप्लस। कंट्री के पास एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं रह गया। Raw material prices, foundation of the future agricultural shortage and famine. अगर आप इसको देखें तो जो यह एक निर्यात नीति बनी, उस निर्यात नीति का परिणाम क्या हुआ,
आउटकम ऑफ द एक्सपोर्ट पॉलिसी। हमने किसका एक्सपोर्ट किया? रॉ कॉटन का, रॉ सिल्क का, फूड ग्रेन्स का, ओपियम का, इंडिगो का, जूट का। इसने कंट्री को क्या किया? कंट्री के एग्रीकल्चर सरप्लस से हम खत्म कर दिया और हमको एक एग्रीकल्चरल शॉर्टेज का देश बना दिया। और हमारा जो फेमिन्स, हमारे यहाँ जो अकाल है वो पड़ने लगे। हम लोग अगले कहते हैं लेक्चर में इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि अकाल मैंडेट थे या अकाल जो है वो दैवी प्रकोप थी। जो फॉरेन पावर थी उसने चेंज किया इंडिया के स्ट्रक्चर के ट्रेड को, और यह एक इंस्ट्रूमेंट बन गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया रिसोर्सेज। तो एक इशू यहां से आ गया, जो हमारा इंडिया का ट्रेड स्ट्रक्चर था उसको फॉरेन पावर ने इस तरह से कंट्रोल और मैनिपुलेट किया कि हमारे एक्सप्लॉयटेशन का एक कारण बन गया। अब जो कैरेक्टर चेंज हुआ हमारे फॉरेन ट्रेड का, उससे क्या हुआ? हैवी रिसेशन इन द प्राइस ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। जो कैरेक्टर चेंज हुआ है, इस कैरेक्टर चेंज का परिणाम क्या होता है कि इंडियन प्रोडक्ट जो है विश्व के मार्केट में कमजोर पड़ने लगे। तो रिसेशन इन द प्राइस ऑफ इंडियन प्रोडक्ट इन वर्ल्ड मार्केट, दैट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड टर्न हैवी। तो यह जो सारी प्रक्रियाएं हुई, अब देखिए इन सवालों को कैसे समझने की कोशिश करेगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है इंडिया के ट्रेड पे, यही लिखिए बस, बाकी कुछ मत दिए ज्यादा। कंक्लूजन पार्ट छोड़ के जो मेन पार्ट है आपका ये होगा। अब उसके समय हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। फॉर वुमेन लेट्स कंसंट्रेट ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि कैसे हमारे यहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है, और उसके साथ हम समझेंगे औपनिवेशिक राज्य की जो अर्थनीति थी, वो अर्थनीति क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी। तो पहले हम थोड़ा सा ड्रेन ऑफ वेल्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लासी की लड़ाई के बाद, यह ऑलमोस्ट रिपीटेशन टाइप की चीज है, ये प्लासी की लड़ाई के बाद तो इंडिया में इंपोर्ट बंद हो गया डीजल्स का, और इंडिया का जो परचेज है वह रेवेन्यू ऑफ बंगाल से होने लगा। जो प्रॉफिट बनाया गया, ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड बनाया गया। दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम इस बात को रखा कि ब्रिटेन जो है हमारी सारी संपदा को ले जा रहा है। जो हमारा रेवेन्यू होता है, nearly 1/4 goes clean out of the country and is added to the resource of England. Very important point. कि जो भारत का रेवेन्यू है, just see carefully this paragraph. जो भारत का रेवेन्यू है वह ब्रिटेन में जा रहा है, और ब्रिटेन में इस रेवेन्यू के जाने का असर क्या हो रहा है कि हमारे देश की जो संपदा है वह इंग्लैंड की संपदा को आगे बढ़ा रही है। तो ऑन द कॉस्ट ऑफ द इंडियाज ग्रोथ, ऑन द कॉस्ट ऑफ इंडियाज रिसोर्सेस, द इंग्लैंड इज बीइंग थ्राइव ऑफ। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, यह ऑफिशियली अडॉप्ट की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में 1896 में कलकत्ता सेशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए सवाल अब आप कभी लगता है 1896 में कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष के बारे में सवाल क्यों पूछा गया, उसका क्या कारण है? यह एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, एक महत्वपूर्ण पॉलिसी है। 1896 में जो कलकत्ता सेशन हुआ उसमें खास बात कुछ हुई थी। जब वो खास बात हुई तो उस खास बात को पूछने के लिए यह सवाल किया गया। तो 1896 में जो कलकत्ता सेशन हुआ, उस कलकत्ता सेशन में यह अडॉप्ट किया गया कौन सी? ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी। एक क्वेश्चन क्या है मेरा? फर्स्ट क्वेश्चन जब यह प्रोक्लेम किया गया, प्रोक्लेम क्या किया गया?
जब यह 1896 के कलकत्ता सेशन में एक पॉलिसी अपनाई गई तो क्या प्रोक्लेम किया गया कि जो भारत में फैमिन है, जो भारत में अकाल है, और जो भारत में पॉवर्टी है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब यहां से आप सवाल बनाने की कोशिश करिए कि भारत में अकाल का कारण क्या है। 1896 में जो उन्होंने बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत नहीं था, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन कमजोरी था, लेकिन उस कमजोर राष्ट्रीय आंदोलन में भी यह बात कही गई। तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक कारण क्या है? एक कारण यह है कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अख्तियार की। दूसरा, यम रहीतुल्लाह सयानी दूसरे मुस्लिम इसके अध्यक्ष हुए। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी 1887। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के बदरुद्दीन तैयब जी, ये सवाल कई बार आया हुआ कई एग्जाम में। तैयब जी मद्रास में पहले मुसलमान थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तो बदरुद्दीन तैयब जी के बाद जो 1886 का सेशन होता है कांग्रेस का, 1896 का जो सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें रहमतुल्लाह सयानी ने किया, कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ। इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को अख्तियार। अब देखिए अगला पॉइंट, इसी के सहारे कहा गया कि जो इंडिया में फैमिन्स है और पॉवर्टी है, इस किस कारण से है? ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण है। इस पैराग्राफ में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। There are a lot of good questions are being made from this paragraph. Clear? अब जो नेशनलिस्ट डिफिनेशन क्या है, राष्ट्रवादी परिभाषा क्या थी कि ड्रेन है क्या? ट्रांसफर ऑफ वेल्थ और कमोडिटीज। नाउ अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द ड्रेन। ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड कमोडिटी फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड without definition of the drain. मैं बार-बार रिपीट करता हूं कि मैं 2-3-400 सवाल बनाता हूं प्रीलिम्स का और 10-15-20 सवाल मेंस का, तब लेक्चर स्ट्रक्चर होता है। Got it? तो जो यह ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, अगर इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्लास क्या है, इसको हिंदी में कर देते हैं। द नेशनलिस्ट डेफिनेशन ऑफ द ड्रेन। हो सकता है सवाल में व्हाट इज द नेशनलिस्ट डेफिनेशन, बिकॉज देयर इज लॉट डेफिनेशन अवेलेबल ऑफ दिस थ्योरी। द नेशनलिस्ट डेफिनेशन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ की, संपदा के दोहन की राष्ट्रवादी परिभाषा क्या है? ट्रांसफर ऑफ वेल्थ और कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, भारत से इंग्लैंड में संपदा और वस्तुओं का स्थानांतरण। उस स्थानांतरण के एवज में भारत को कोई आनुपातिक, आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिदेय प्राप्त नहीं होता है। विदाउट द फॉर्म गेटिंग बैक इन इकोनॉमिक कॉमर्स। इसलिए ड्रेन इन इंडिया इज
form of an excess of export or imports. क्लियर हो गया? अब यह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी ड्रेन में, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे ज्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ में यहां से क्या जा रहा था, रेमिटेंस ऑफ, जो क्या था, इंग्लिश मैन सैलरीज, इनकम एंड सेविंग्स बाय द इंग्लिश सिविल मिलिट्री एंड एम्प्लॉइज, पेमेंट इन इंग्लैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्लो अलाउंसेस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी ड्रेन में क्या था, जो इंग्लैंड को रेमिटेंसेस जाता था उसमें क्या थी, सैलरीज थी, इनकम्स थी, सेविंग्स थी, जो इंग्लैंड को पेमेंट करती थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या हुई कि हमारी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई उसमें इंपॉर्टेंट आइटम क्या क्या थे। अब जो बर्डन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो लंदन में एस्टेब्लिशमेंट था, और जो उनके शेयर होल्डर्स के डिविडेंड थे, जब 1858 में 1858 में जब गवर्नमेंट चेंज होती है, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा सत्ता प्रबंधन सारा सत्ता, जितना सत्ता प्रबंधन होता है, सारा का सारा सत्ता प्रबंधन, सारा का सारा सत्ता प्रबंधन वो कहां चला जाता है, वो सारा का सारा सत्ता प्रबंधन जब चला जाता है इंग्लैंड के क्वीन के पास। उस सत्ता प्रबंधन के बाद जो बर्डन है ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन एस्टेब्लिशमेंट का, जो डिविडेंड है वह है, और जो कॉस्ट ऑफ सिलेक्टी है इंडिया ऑफिस का, वो किस पे आता है, वो भारत पे आता है। तो जो भी भारत के प्रशासन को चलाने के लिए जो भी खर्चे या जरूरतें थी वो कौन पे करता था, इंडिया करती थी। तो आफ्टर 1813 जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, लार्जली कंसिडर्ड होम चार्जेस। 1833 में जो कॉमर्शियल बिजनेस था कंपनी का खत्म हो गया, उससे क्या हुआ, कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया गया 10.5%, जो भारत के रेवेन्यू से जा रहा था। अब जो ये डिविडेंड थे, डिविडेंड होम चार्जेस, यह भारत के रेवेन्यू से मिल नहीं पाया। जो ये खर्चा था, यह खर्चा एक्सपेंडिचर भारत के रेवेन्यू से नहीं हो पा रहा था, इसलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोरो किया। इससे क्या हुआ, डेट ऑफ द कंपनी बिगेन टू इंक्रीज इनिशियली। यह 69 मिलियन पाउंड था जब कंपनी का रूट खत्म हुआ। As the loss of the company were raised in England, जो इंटरेस्ट था वह वहां पर पे हुआ। ये सीरियस कैसे ऋणग्रस्तता आई, जो 1813 के बाद जो एक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से क्या फर्क हो रहा है, किसकी आवाज नहीं आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है। एटीन 13 के बाद जो ड्रेन ऑफ वेल्थ होता, अब देखिए इसको हम थोड़ा से समराइज करते हैं, हल्का से कॉम्प्लिकेटेड। होम चार्जेस, कंपनी शेयर होल्डर्स डिविडेंड, रेवेन्यू ऑफ इंडिया। रेवेन्यू ऑफ इंडिया नहीं कंप्लीट कर पा रही थी, फूड्स बोरो, debt of the company began to increase, 9 million pounds. Loans raised in England, interest. I think not clear. Let me more simplify it. जब
कंपनी का राज खत्म हुआ। जब 1813 के बाद, जब 1833 में जब कॉमर्शियल एक्टिविटीज कंपनी की कंप्लीटली बंद खत्म कर दी गई, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको यह प्रतिदाय दिया गया कि आपको 10.5% का डिविडेंड मिलेगा सारे शेयर होल्डर्स को। अब उसको डिविडेंड कहां से दिया जा रहा था? जो सरकार का, भारत का राज्य का जो रेवेन्यू था, राजस्थान। बट बिकॉज द revenue of India is not sufficient to fulfill those requirements, then company has to borrow money, and the burden of the company is being increased. जो burden of company है वह इंक्रीज होने लगी। जो कंपनी का बर्डन इंक्रीज करने लग गया, उससे क्या हुआ कि उस कंपनी का जो बर्डन था किस पे आ रहा है? इंडियन टैक्स पेयर्स पे आ रहा है। अब ये सारा पैसा पेमेंट कहां हो रहा है? इंग्लैंड में हो रहा है, फॉरेन करेंसी में हो रहा है। ये क्या कर रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहा है। इज क्लियर? यस और नो? ये जो होम चार्जेस थे, ये होम चार्जेस क्या क्या थे? अब ये भी डिफिनेशन है, होम चार्जेस क्या क्या थे? होम चार्जेस क्या क्या थे? मिलिट्री सोर्सेस, एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया ऑफिस, इंटरेस्ट ऑन डेट्स, इंटरेस्ट ऑन रेलवे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नॉन इफेक्टिव चार्ज ऑफ आर्मी, पेंशंस एंड ग्रेट्युटी मैन एंड रिटायर्ड। इसको अभी आप चलिएगा इन पर। What are the home charges? जब 1857 में क्राउन ने टुक ओवर किया, तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है इंक्रीज कर, क्यों इंक्रीज कर गया? यह सवाल से बना था। यूरोपियन सर्विसेज, बिगर आर्मी, मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज, मोर परचेज ऑफ स्टोर्स, बिगर एंड हायर सेविंग्स। सवाल क्या बना? व्हाट्स क्वेश्चन? हाउ एंड व्हाई आफ्टर 1857 the drain of wealth increased? A, B, C, D. अब यूनिफाइड ऑफ सर्विसेज क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे, हम लोग 1857 के बाद की जब घटनाएं पढ़ेंगे तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद जो उन्होंने हालात देखे, उनको लगा कि देयर इज ए मोर कंट्रोल ऑफ यूरोपियंस नीडेड इन द आर्मी। Therefore, they have started recruiting more and more person in the army. तो क्या वो सर्विसेज जो है वह यूरोपनाइज होने लग गई और बिगर आर्मी की आवश्यकता होती। ये दोनों, ये और ये आपस में लिंक है। अब रेलवेज की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अब उनको जरूरत दो चीजों की थी। एक, कि वह कच्चे मालों को निकाल सके और अपने बनाए उत्पाद को भेज। दूसरा, जो ये 1857 की क्रांति हुई, इनके लिए जरूरी था कि रेलवे को इस तरह से विस्तारित करें कि सेनाएं आसानी से वहां पहुंच सके। हायर सैलरी देना जरूरी है। क्यों? यूरोपियंस की सैलरी इंडियन से ज्यादा हुआ करती थी। इंडियन सस्ते मिल जाते थे। तो यह जो एक कारण था, उस कारण से ड्रेन बनने लगा। अब जो इंटायर डेट ऑफ कंपनी था वह क्राउन ने क्यों किया? जब क्राउन ने लिया तो ₹47 crore was added to India's net debt, जो कॉस्ट ऑफ क्रशिंग यूक्रेन था। अब इंडिया को कई
चार्जेस पे करने पड़े। और जो प्राइस ऑफ ट्रांसफर था ऑफ कंपनीज राइट टू द क्राउन, इसका भी कॉस्ट हमने पे किया। जो चाइना में वॉर किया गया, इसका कॉस्ट हमने पे किया। जो इंडिया ऑफिस लंदन में एस्टेब्लिश था, इसका कॉस्ट हमने पे किया। जो एक्सपेंसिव शिप दैट सेल्ड फ्रॉम इंग्लैंड but did not take part in the hostilities, हमने पे किया। Cost of Indian regiments for 6 months staying at home, जब तक वो शिप हमने पे किया। Cost of entertaining the Sultan of Turkey in London, हमने पे किया। Cost of diplomatic mission in England, हमने पे किया। Entire cost telegraph lines, हमने पे किया। ये हमारे पर, ये हमारे लिए किसी उपयोग का नहीं था। हमको इसका कोई फायदा नहीं हुआ। We have no concern of these items. If we see the Indian upliftment, they have no relationship, but we have paid it. इसका फर्क क्या पड़ा? जो हमारा नेशनल डेट था वह 70 लाख, तो 7 करोड़ से बढ़कर 8.8 करोड़ हो गया। जो हमारा नेशनल डेट था 7 करोड़ से बढ़ के 784 करोड़ पाउंड हो गया इन 1939। हमारे पास जो 1858 में जो हमारा डेट था वो 7 करोड़ रुपीज था। 1939 क्या हो गया? 8.8 करोड़ हो गया। एनुअल इंटरेस्ट जो था हमारा वो ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहा था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पर एक पूरा सवाल तैयार करिएगा आप लोग। जस्ट यू राइट डाउन ऑल थिंग्स, हाउ, व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, हाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ हैज बीन हैपेंड। एनी प्रॉब्लम? यू कैन मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अगर कोई इशू ड्रेन ऑफ वेल्थ में नहीं है तो no problem, very good, very good. Come on the transport and communication, जो रेलवेज था, ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि जब तक चीप और इजी सिस्टम नहीं मिलेगा तब तक उनके मैन्युफैक्चरर्स को कोई फायदा नहीं। तो रेलवेज आई क्यों? रेलवेज आई क्यों? Why रेलवेज केम? रेलवेज आने का मूल कारण क्या था? रेलवेज आने का मूल कारण यह था कि उनको एक ऐसा चीप इजी ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए था जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प कर सके और रॉ मटीरियल घर पर उनका सामान आवे और रॉ मटीरियल यहां से जा सके। इट वॉज द मेन मोटिव ऑफ। ये सवाल कई बार आता है कि व्हाई रेलवेज केम टू इंडिया। रेलवेज इंडिया में क्यों आई? जया प्लीज, रेलवेज इंडिया में क्यों आई? रेलवेज के इंडिया में आने का क्या कारण था? रेलवेज का इंडिया में आने का क्या कारण था? रेलवेज का इंडिया में आने का क्या कारण क्या था? ठीक है, आवाज आ रही है? रेलवेज का इंडिया में आने का क्या कारण था? कैसे आई वो? रेलवेज इंडिया में आई कैसे? हाउ रेलवेज केम इनटू इंडिया? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको समझने की है। रेलवेज के इंडिया में आने का कारण क्या था और इंडिया में रेलवेज कैसे आई? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है? ओके ओके, नो नो नो, ओके ओके ओके। रेलवेज का आने का
जब रेलवेज आ गई तो रेलवेज के आने के साथ साथ क्या हुआ, जब रेलवे इंडिया में आई उन्होंने स्टीम शिप इंट्रोड्यूस किया। जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लार्ज स्केल में उन्होंने यहाँ पर चीजों को यूज करना शुरू किया। तो उन्होंने दूसरे स्टीम शिप को रिवर्स में रोड को इम्प्रूव किया, ग्रांड ट्रक रोड पे काम किया, जो कंप्लीट किया, और उन्होंने एफर्ट्स लगाया कि लिंक करें मेजर सिटीज को पोर्ट्स को। जो फर्स्ट रेलवे जो स्टार्ट हुआ, जो जॉर्ज स्टीफेंस ने किया, जिसमें 1814 में किया गया, और ब्रिटिश बैंकर और इन्वेस्टर ने इनमें इन्वेस्ट किया। जो ब्रिटिश स्टील मैन्युफैक्चरर्स थे, इन्होंने इसको एक आउटलेट लिया, यहाँ उनका इन्वेस्टमेंट होगा, कार मशीन बनेगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे जल्दी इसमें प्रवेश कर गई और एडिशनल में उसको रेलवे में मिलेगा। उसने इस बात की करने की कोशिश की कि टू एडमिनिस्टर कंट्री मोर एफिशिएंटली देयर इज अ नीड टू द रेलवेज। जो अर्लियर सॉल्यूशन था रेलवे बनाने का, वो बना मद्रास में 1831 में, लेकिन उस समय जो वैगन्स थे वो हॉर्सेस से खींच जा रहे थे। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टीम ड्रिवन रेलवे था इंडिया में प्रपोज किया गया 1834 इंग्लैंड में, वह इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट था, किसका, बाय इंग्लैंड रेलवे प्रोमोटर्स, फाइनेंसर्स, मर्केंटाइल्स। क्यों, उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का चांस मिलेगा। अब ये डिसाइड किया गया कि इंडियन रेलवेज टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट कंपनीज, और 5% का गारंटी रिटर्न दिया गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उस समय 3% का रिटर्न इंग्लैंड हुआ करता था, 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया गया। जो फर्स्ट रेलवे लाइन बनी है बॉम्बे टू थाना 1853 में हुई। अब जो फर्स्ट रेलवे लाइन बनी बॉम्बे टू थाना में, जो बनी, उसमें लॉर्ड डलहौजी जब आते हैं, हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ है, उन्होंने 1841 बने, 1853 में उन्होंने इसको पूरा इसको एक पूरा डॉक्यूमेंट बना, फिर बुक बना, एक्सटेंसिव प्रोग्राम बना रेलवे के डेवलपमेंट का। उन्होंने प्रपोज किया कि नेटवर्क बने 4 मेन ट्रक लाइंस का, जो लिंक करेगा इंटीरियर पार्ट्स को। बाय द एंड ऑफ द 1869 more than 6,000 kilometers of the railways had been built by the guaranteed company, but this system was very costly. और in 1669 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वह बिल्ड करेंगे न्यू रेलवे एज स्टेट इंटरप्राइजेस। लेकिन स्टेट जो स्पीड थी रेलवे एक्सटेंशन की, वह बहुत तीव्र नहीं थी। आफ्टर 1880s railways were built through the private enterprises as well as through the state agencies. By 1905 nearly 45,000 kilometers रेल लाइन बना दी गई। जो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको रेलवे के लिए याद करने की आवश्यकता। पहला, नियरली एंटायर अमाउंट ऑफ 350 करोड़ जो इन्वेस्ट किया गया, ये इन्वेस्ट किया गया बाय ब्रिटिश इन्वेस्टर्स। इंडियन कैपिटल्स को बाहर रखा गया, उनका कोई खास उद्देश्य नहीं था। फर्स्ट 50 इयर्स जो थे फाइनेंशियली लॉस के थे, वह इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे थे। इस लॉस को कैसे किया गया, इस लॉस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ऊपर लिया और गारंटी क्या, फिक्स रिटर्न को जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया। इंटरेस्ट रेट ब्रिटेन में 1850 के दशक में 3% था, भारत में 5% दिया गया। जो प्लानिंग था, कंस्ट्रक्शन था, मैनेजमेंट था, सारी जो एक्टिविटी थी, उसमें इंडियन पीपुल का कोई योगदान नहीं था। इंडियन पीपुल का इस रेलवे के विकास में कोई योगदान नहीं था। इनको इस रेलवे के विकास से पूरी तरह से बाहर रखा गया। जो प्राइमरी कंसिडरेशन था इस रेलवे के विकास के लिए, वो प्राइमरी कंसिडरेशन क्या था? वो प्राइमरी कंसिडरेशन था टू सर्व द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश पीपलिज्म। रेलवे लाइंस इस तरह से लगाई गई, इस पर्पस से लगाई गई कि इंडिया के रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, उनको मिलाया जाए पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट से। और यह जो नीड थी इंडियन इंडस्ट्रीज की अपने मार्केट को लेकर, उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया। रेलवेज रेट तो ऐसे फिक्स किए गए कि वह फेवर करें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को और डिस्क्रिमिनेट करें अगेंस्ट इंटरनल मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रेलवे रेट्स है वह इस तरह बनाए गए
वह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंकरेज करे और जो इंटरनल अपना ट्रेड है उसको डिस्करेज करे। कई लाइन्स बनाई गई बर्मा में, नॉर्थ वेस्टर्न में, ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए। This chapter has been finished. Now I want to take one or two chapter more on the economics, the British economic policy. एक है जो औपनिवेशिक राज की अर्थनीति, शायद वो लेने की कोशिश करता हूँ। Otherwise, your economic history has been completed. If you have any problem or doubt in economic history, we can explain it. Otherwise, I think this chapter has been over.